we were discussing in the last lecture? क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग? मैम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन कराई थी। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन चल रहा था। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेशन हो गया था पूरा कि बाकी था अभी कुछ? मैम पूरा हो गया था, हाफ लाइफ बचा था। हाफ लाइफ बचा हुआ था। चलो, तो अभी हम लोग I'm going to share my screen. ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर, ये दोनों हो गए थे ना, होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों के हो गए थे। डेरिवेशन दोनों के हो गए थे ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हाफ लाइफ के लिए बात चल रही थी। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए भी डेरिवेशन वही आपका है वे कि कैसे निकालेंगे। आपने k2 इज इक्वल टू 80 1/80 x अपॉन a माइनस एक्स में वैल्यूज पुट करनी है। हाफ लाइफ के लिए t इज इक्वल टू p हाफ है और x की वैल्यू क्या है, a/2 है। x की वैल्यू a/2 क्यों है? क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड में आपका जो रिएक्टेंट है अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रह जाएगा। तो आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी ये, और देन यू विल गेट t हाफ इज इक्वल टू 1/k2a। ये आ जाएगा। पुट करके देखा आप लोगों ने? पुट करके देखा? a माइनस एक्स में आपने क्या वैल्यू पुट कर दी? a माइनस a/2 कर दी। ये भी a/2 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? t हाफ इज इक्वल टू 1/k2a। सबका ये आया कि नहीं आया? यस मैम, यही आया। सबका ये आया, क्योंकि भाई a/2 है, कि क्या हो जाएगा 2a माइनस a, 2a माइनस a इज इक्वल, और ये उसके ऊपर चला गया है ना, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ये सब। हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 1/k2a। t हाफ इज इक्वल टू 1/a, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स t हाफ इज inversely proportional to the initial concentration, or you can say t half is proportional to 1/a। ये फॉर्मूला आ गया सबको समझ में? डेरिवेशन सब कर रहे हैं अपने आप से भी, घर पे कई बार कॉपी में करिए डेरिवेशन। समझ में आ रहे हैं ना सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो now comes to the second part of this। सब मैंने नोट्स पे आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। Now comes to the molecularity of the reaction. What is the meaning of molecularity of reaction? मैम, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच मस्ट बी कोलाइड, मतलब जो रिएक्शन में पार्ट लेगी कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट। नहीं, देखो, मॉलिक्युलरिटी तो हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हमने लिखा और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पर यूज हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, वो प्लस कर दिए, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। मगर जैसे कोई रिएक्शन अगर आपकी कई स्टेप्स में हो रही है, सपोज करो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो कई स्टेप में हो रही है, तो आप मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की कैसे निकालोगे? तो हम क्या करते हैं कि वो जो सब्सटेंस होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसके जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं सब में हम ये देखते हैं कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, विच वन इज द स्लोएस्ट स्टेप। एंड जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का,
वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब ये बात हम क्या समझते हैं कि जो कई रिएक्शन अगर कई स्टेप्स में हो रहा है और स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बात हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन, सपोज करो कोई दो रिएक्टेंट है, उन्होंने आपस में रिएक्शन दिया और पहले उसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो गए या कार्बोकैटायन जनरेट हो गए, एनायन जनरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में वो फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन जो जनरेट हुए उन्होंने किसी का रिएक्शन करा और फिर दिया। जैसे सपोज करो N2O5 का जो रिएक्शन होता है, ये यहाँ पर देखिए, ये N2O5 का जो रिएक्शन होता है ये कई स्टेप्स की मैकेनिज्म है। वाइज ऑफ N2O5 से NO2 बना, ये फिर से NO3 से रिएक्ट करके ये बनाया, फिर ये बना करके ये बनाया, फिर प्लस कर दिया हमने, तो हमारा ये ओवरऑल रिएक्शन ये आ रही है। तो मतलब ये है कि ये तो कई स्टेप की मैकेनिज्म है, तो हम मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं, मैंने कहा कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 1 ना, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए N2O5 की मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। तो स्लोएस्ट स्टेप को क्यों हम लोग लेते हैं और उसी की मॉलिक्युलरिटी क्यों हम देखते हैं, बताओ जल्दी से। क्योंकि मैं उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यों उस पर, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? क्योंकि ऑब्जर्वेबल इवेंट अगर स्लो होगा तो हम पूरा देखिए बहुत इजी सी एक बात है कि सपोज करो अब मैंने चेंजेस होते हैं उसमें। मैंने आप लोगों को सपोज करो कि हमारे पास, आपकी बेटा वॉइस नहीं आ रही, जो भी बच्चा बोल रहा है उसकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा मैं बता रही हूँ कि जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने कोई काम तुम लोग टास्क दिया, 4 स्टूडेंट्स को टास्क दिया कि ये काम मुझे कंप्लीट करके दिखाओ और बताओ कितनी देर में तुम लोग काम कंप्लीट कर लोगे। तो उसमें से क्या हो गया, जब मैंने 4 स्टूडेंट्स को टास्क दिया, 3 बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी से फटाफट से काम कर लिया, मगर जो 4th बच्चा जो है वो बहुत धीरे 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 काम करता है। तो काम कब कंप्लीट होगा, जब 4th बच्चे ने भी काम कंप्लीट कर लिया ना, तभी तो कंप्लीट माना जाएगा। तो मेन जो रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस बच्चे पर डिपेंड कर रहा है, 4th बच्चे पर, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। बाकी 3 बच्चों ने बहुत जल्दी से फटाफट से काम कंप्लीट कर दिया, तो हम रिएक्शन का रेट उसको तो देखेंगे नहीं कि हमारा जो पूरा टास्क कब कंप्लीट हो जाए, वो 4th बच्चा भी कंप्लीट कर लेगा। तो अब जैसे वही कहा कि 4 बच्चे काम कर रहे थे, तो जो उससे 3 बच्चे थे उन्होंने 10 मिनट्स में काम कर दिया, और बाकी जो हमारे पास जो 4th बच्चा था उसने अपने टास्क को कंप्लीट करने में 45 मिनट्स ले लिए, ठीक है। तो 45 मिनट्स उसने ले लिए, तो मतलब आप तो मेरे पास तभी आओगे ना जब वो 4th बच्चा भी कर लेगा काम, उसने पहले धीरे धीरे किया काम, कि आप बोलोगे मैम अब पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन था किस बच्चे पर डिपेंड कर रहा, जो 4th वाला बच्चा, क्योंकि उसी ने ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन होती है तो ये स्टेप भी इसके कंपैरिजन में तेजी से हो गई, ये भी तेजी से हो गई, मगर ये स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग हुआ इस प्रोसेस को होने में। इसलिए इस प्रोसेस के लिए हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गई, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी की वजह से हमारा रिएक्शन का रेट हम डिपेंड करता है। तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमारे रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 होगी। अगर कोई सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म है तो उसमें तो कुछ नहीं, आप सीधे सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को क्या आप ऐड कर लीजिए, तो आपको निकल आएगा कि भाई सेकेंड मॉलिक्युलर 2 मॉलिक्युलरिटी है कि 3 मॉलिक्युलरिटी है कि 1 मॉलिक्युलरिटी है। मगर अगर कई स्टेप की मैकेनिज्म है देन आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्टेप स्लो है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या आ जाती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स involved in the step leading to the chemical reaction, है ना। कितने मॉलिक्यूल आपके
रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द स्टेप लीडिंग टू द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो मेन जो लीडिंग रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, उसमें कितने आपके रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो अब हमारा जैसे बात करें हम लोग, ये क्यों बच्चे बैड हो रहे हैं? अनुराग गुप्ता, सत्यम अग्रहरी, ये क्यों, ये बच्चों को मालूम नहीं था कि क्लास कितने बजे की, ये क्यों अभी परेशान कर रहे हैं क्या? मैम बारिश की वजह से नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये क्यों बच्चों देर से क्यों आ रहे हैं? 12:22 हो रहा अभी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, वापस से आते हैं। तो कोई ना फ्लो खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो अब आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो N2O5 है, उससे N2O4 बना और हाफ O2 बना। ये हमारी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब कि one molecule is involved in the reaction, therefore the molecularity is 1. Bimolecular reaction क्या है यहाँ पर, जैसे 2 molecules of HI will give you H2 plus I2, तो यहाँ पर 2 molecules हैं, ठीक है। ट्राईमोलिकुलर में क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना, इसके 2 और इसके 1। इसको तो हम लोग सीधे सीधे मॉलिक्युलरिटी क्या कह सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे रिएक्शन को देख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को लिखने से काम नहीं चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमें डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कितने मॉलिक्यूल्स वाकई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इसको देखने के लिए हमें पहले रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा। जबकि मॉलिक्युलरिटी तो आप सीधे सीधे ऐड करके देख सकते हैं इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि 10 स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि हमें कुछ फंक्शन कराना है, तो 10 तुम्हारी मॉलिक्युलरिटी हो गई, मगर एक्चुअली में कितने ने पार्टिसिपेट करा वो हमें कब पता चलेगा, जब रिएक्शन हमारा फंक्शन हो जाएगा तो पता चलेगा कि 7 बच्चों ने काम किया था, 7 वो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी बट द मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग रिएक्शन को देख करके भी पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारी मॉलिक्युलरिटी हो गई। फिर आती है बात कि वाई हाई मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस आर रेयर। हाई मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस रेयर क्यों होते हैं? तो मैंने बोला भी कि मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 मॉलिक्युलरिटी क्यों नहीं हो सकती? किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 4, 5, 6, 7 क्यों नहीं हो सकती? कोई आइडिया है किसी के पास? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं है? क्यों नहीं हाई मॉलिक्युलरिटी हो सकती है? हाई मॉलिक्युलरिटी बच्चों इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है, जब आपने रिएक्टेंट सपोज करो लिए, ठीक है, A B C 3 रिएक्टेंट्स आपने लिए, तो ये तीनों रिएक्टेंट्स आपने जो लिए हैं तो एक साथ ही कोलाइड करें, ये या हमने सपोज करो 4 रिएक्टेंट लिए, A B C D 4 रिएक्टेंट्स लिए हैं, तो चारों के चारों एक साथ ही कोलाइड करें, ये तो बहुत ही रेयर केस है। रेयर केस क्यों है? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी देखो, A B के साथ रिएक्ट कर सकता है ना, B C के साथ रिएक्ट कर सकता है, कि दो मॉलिक्यूल तो आपस में इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, मगर आपके चारों मॉलिक्यूल एक ही समय में एक साथ आपस में कोलाइड करें, ये बड़ा रेयर केस है। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, जब कोलाइड करेंगे तभी क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि सपोज करो आप मार्केट गए हो, आप मार्केट गए तो वहां पर आपकी मीटिंग
आप ही के क्लासमेट से हो गई, आपने सोचा अरे तो ये भी आया हुआ है, मैं भी मार्केट आया हूँ और इसी टाइम पे देखो ये भी मार्केट आया हुआ, तो एक कोइंसिडेंस हो जाता है ना कि अरे मेरा फ्रेंड भी मेरा क्लास का फ्रेंड मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना, जहाँ पर मैं एरो कर्सर लेके जा रही हूँ, दिख रहा है? यस मैम। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये आप मिल गया तो आप बोलोगे हाँ दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि भाई हम अपने मार्केट गए, हमारा क्लासमेट मिल गया। ठीक, अब ये दूसरा केस देखो, ये आप हो या आपका एक क्लासमेट मिला और उसी टाइम पे आपका एक दूसरा क्लासमेट भी उसी समय पे आपको मिल जाए। ये बड़ा लेस कॉमन थिंग है ना, कि अभी कोई हमने प्री प्लान भी नहीं करा हुआ है, किसी मिलने के लिए कोई बात भी नहीं करी है, और हम गए मार्केट और मेरा एक फ्रेंड मेरी उसी क्लास का एक फ्रेंड मिल गया और उसी क्लास का एक दूसरा फ्रेंड उसी समय मिल जाए, तो थोड़ा लेस कॉमन है। और ये तो बड़ा ही रेयर है, ये आप हैं क्या मार्केट का, तो देखा अच्छा इधर से राहुल भी आ रहा है, इधर से विशाल भी आ रहा है, इधर से अभिषेक भी आ रहा है, और सब कह रहे हैं अरे तुम लोग सब यहाँ पर हो, तो ये तो बहुत ही रेयर है ना। तो ऐसा एक साथ कोलिजन चारों मॉलिक्यूल्स का एक साथ ही कोलिजन क्या है, बहुत ही रेयर है। तो ये तो कॉमन केस है कि दो एक साथ कोलाइड कर जाएं या तीन कोलाइड कर जाएं, या मतलब चार तो बहुत ही कम ही कोलाइड करेंगे, या अगर सिंगल मॉलिक्युलरिटी है तो अकेले ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो तो ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए मॉलिक्यूल है तो ए सबसे ज्यादा आपस में टकराते रहेंगे, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही रिएक्टेंट है, वही आपस में टकरा रहा है। और आपके पास ए और बी यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, चलो ये भी आपस में टकरा रहे हैं। फिर ए बी सी तीन है, तो तीनों एक ही समय में एक साथ टकराए तो थोड़ा सा लेस कॉमन हो जाएगा। ये हो सकता है ए बी आपस में टकरा जाए, हो सकता है बी सी आपस में कोलाइड कर जाए, मगर ए बी सी तीनों आपस में कोलाइड करें थोड़ा लेस कॉमन है। और आप चार, इफ यू आर टेकिंग फोर reactants, all four reactants are colliding in the same time, this is very very rare case. That's why the high molecularity is very rare. मॉलिकुलरिटी क्या है, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो जब है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने डाल दिया है अपने पास, तो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं ABCD चार रिएक्टेंट्स लिए हैं, तो एक्चुअली में कोलिजन किनका हो रहा है ना, किनका कोलिजन हो रहा है। तो ABCD में से चारों में से हो सकता है सिर्फ दो ही का कोलिजन हो रहा है, तो क्या होगा आपकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी, सिर्फ दो होगी या तीन होगी, इसलिए बहुत ज्यादा हाई मॉलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है आप उससे भी समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व 1, 2 और at the most 3 molecules. The reactions involving 4 or more molecules are very rare. The rarity of reactions with high molecularity can be explained on the basis of kinetic molecular theory. According to this theory, the rate of a chemical reaction is proportional to the number of collisions taking place. जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, जितना आपके कोलिजन्स होंगे उस पर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अगर कोलिजन ही नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग with increase in number of molecules. Thus, the possibility of these molecules colliding together is much less than in case of bimolecular collision. Hence, the reaction involving many molecules proceeds through a series of steps, each involving 2 or 3 or less number of molecules. Such a reaction is called as complex reaction, and the slowest step determines the overall rate of reaction. अब यहाँ पर अगर हम लोग सपोज करो 5 और 6 और 4 रिएक्टेंट्स हम यूज भी कर रहे हैं एक साथ, तो क्या होगा फिर रिएक्शन कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी ना। एक साथ ही 5 आपके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कोलाइड नहीं करते हैं। आप देखो रिएक्शन भी लिखते हो तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना। एक बार A + B से कुछ बना है ना, जो कुछ बना उससे C से रिएक्ट करा, फिर उससे कुछ बना, उससे फिर D से रिएक्ट करा, फिर कुछ बना, है ना। तो आपके क्या हो रहा है, अगर आपने कई सारे रिएक्टेंट ले भी रखे हैं तो भी क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर वो स्टेप बाय स्टेप होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप, अगर स्टेप बाय स्टेप हो रही है तो भी आप क्या करोगे, जो स्लोएस्ट स्टेप है
उसमें देखोगे उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, वो हमारा क्या बताएगा, मॉलिक्युलरिटी बताएगा। इसलिए मॉलिक्युलरिटी बहुत हाई कभी भी नहीं हो सकती। ये दिखा रहा है चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एज द मॉलिक्युलरिटी इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, ma'am. अगर हमने 5-6 रिएक्शन एक साथ ले लिए हैं तो उनके एक साथ कोलिजन होना बहुत ही मतलब पॉसिबल ही नहीं, एक साथ ही कोलाइड करेंगे। तब वो स्टेप बाय स्टेप कोलाइड करेंगे तो उसमें सबसे स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी हम देखेंगे तो मॉलिक्युलरिटी तो अपने आप से लो हो जाएगी, है ना। और ये आप लोगों ने ये देखा ही, इस एग्जाम्पल मैंने आपको लिया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 कैसे करता है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कैसे है, ये 2 है मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि आपने स्टेप देखे सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा ये है, इसलिए आपने कह दिया इसकी 2 मॉलिक्युलरिटी है। ये आप इसको देख के नहीं कहा, आपने इसको देख के कहा, ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको मैंने कई बार बताया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे हमको, जबकि मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रिएक्शन देखा हमने बता दिया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या पता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, जबकि ये किससे निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द प्रपोज रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तो पूरा ओवरऑल रिएक्शन का निकालते हैं ऑर्डर, मगर हमें मॉलिक्युलरिटी किसकी निकालते हैं, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी देखते हैं मॉलिक्युलरिटी, कितने मॉलिक्यूल वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें हैव होल नंबर, जीरो एंड इवन फ्रैक्शनल नंबर, मगर इसमें नहीं हो सकते। इसमें तो भाई जीरो भी नहीं हो सकता जीरो क्यों हो सकता भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं कि एक भी मॉलिक्यूल आपके वहाँ पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कोलाइड तो कर ही रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मगर ऑर्डर तो आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैलेंस और स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। या आप सिर्फ बैलेंस इक्वेशन से तो निकालोगे नहीं, मगर हाँ मॉलिक्युलरिटी को आप बैलेंस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, है ना। आपने इक्वेशन लिखी है, बैलेंस करके लिख दिया तो आपको पता चल जाए कितनी मॉलिक्युलरिटी है। मगर ये क्या है, इसको आपको बैलेंस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इसको तो आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। और फिफ्थ क्या है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन। या आपने डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखी थी, पढ़ी थी आप लोगों ने, क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन। रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर जो उनकी पावर्स होती है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। मगर इसमें ऐसा नहीं है, इट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द सिंगल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा, वही स्लोएस्ट स्टेप जो है उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं या मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, वो हमारा मॉलिक्युलरिटी हो जाता है। एक बार देख लो सारे पॉइंट्स, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी नहीं निकाली जा सकती? वही तो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब आपका है तो क्या करना पड़ेगा, वो कई स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको देखेंगे कि स्लोएस्ट स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानी जाती है, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारा मॉलिक्युलरिटी होगी। और आपकी नॉर्मल, आपकी सिंपल इक्वेशन है तो आप सिंपल इक्वेशन से देख के पता लगा लोगे बैलेंस करके। मगर अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कई स्टेप में हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा, वो जो सारा टाइम टेकिंग स्टेप होगा, मतलब स्लोएस्ट स्टेप, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है। यस मैम, बट मैम पॉइंट था कि मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या कह रहे हैं, जिसमें आपके कई स्टेप्स हो रहे हैं, हाँ, दो या दो से ज्यादा। दो कई ज्यादा स्टेप्स हो रहे हैं, तो उस केस में आप मॉलिकुलरिटी इसलिए नहीं निकाल सकते बच्चे, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि जैसे आपने सपोज करो 5 रिएक्टेंट्स एक साथ दे रखे हैं या 4 रिएक्टेंट्स एक साथ दे रखे हैं, तो 4 का 4 या 5 के 5 रिएक्टेंट्स एक साथ तो कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। मॉलिकुलरिटी किसे कहेंगे, जब क्या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड ही नहीं करेंगे तो आप कैसे निकाल पाओगे मॉलिकुलरिटी। तो सिंपल की तो आप निकाल लो कि भाई 1 या 2 आपके पास स्पीशीज है वो कोलाइड कर रही है, आपने निकाल दिया। मगर जब एक साथ करेंगे ये तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए आपको उसे स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप लेते हो तो फिर आप स्लो स्टेप को दे करके मॉलिकुलरिटी निकाल देते हो, ये होता है। ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े। फिर देखिए, फिर आता है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी जैसे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या है। तो उसमें देखिए सबसे पहला हमारा ये आता है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन मेथड का मतलब ये हो गया द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाले थे ना इंटीग्रेशन करने के बाद, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हमने फॉर्मूला निकाले थे। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये निकाला था, ये 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स, याद है ना। और सेकेंड ऑर्डर के लिए ये निकाला था हम लोगों ने फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करने के बाद निकाला था। अब करना क्या है कि इसमें हमें जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा कि 0 जब हमारा टाइम है तो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है। जब 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट्स हो गए हैं, तब कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया। जब 15 मिनट्स हो गए तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 20 मिनट्स हो गए तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू सब निकल आई हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इनमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारी आई। तो अगर हमने सपोज करो 10 मिनट के लिए वैल्यू निकाली, 20 मिनट के लिए वैल्यू निकाली, 30 मिनट के लिए वैल्यू निकाली, किसकी, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना, तो के का फॉर्मूला है ना। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तब अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करी है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई वैल्यूज कांस्टेंट ही आ रही है, इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो वाकई में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने वैल्यूज पुट करी, टी की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करी और आपने देखा 10 मिनट्स में देखा तो आपकी वैल्यू कुछ और आ रही है, 20 मिनट्स में कुछ और आ रही है, 30 मिनट्स में कुछ और आ रही है, बहुत वेरिएशन है, इसका मतलब वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही। जब वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो रही इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब आप क्या करो, अपनी वैल्यूज को सेकेंड ऑर्डर के में फॉर्मूला में पुट कर दो। अब यहाँ से K1, K2, अब इसमें यहाँ पर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालो ना, 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। अगर यहाँ पर आपकी सेम वैल्यूज आ रही है ऑलमोस्ट सबकी, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस मैम। है ना, इसके लिए जरा एक क्वेश्चन नोट कर लो, यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in carbon tetrachloride solution at 48 degrees centigrade, show that the reaction is of first order and calculate the rate constant। इसमें N2O5 का डिकम्पोजिशन दिखाया और पूछा गया कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, देखो टाइम दे रखा है 10 मिनट में O2 एवॉल्व हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना 6.30। 15 मिनट बाद देखा तो O2 का एवॉल्व इतना हुआ और 20 मिनट्स में O2 का एवॉल्वमेंट इतना हुआ
और 25 मिनट में इतना हो गया, इनफाइनाइट टाइम जाते जाते 34.75 हो गया, O2 इतना इवॉल्व हो रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि भाई बताइए फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का देखो क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये पढ़ा है सबने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. यस है ना? अब क्या करो कि ये फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की तरह लिखो, नीचे वाले फॉर्मूले तरह लिखो, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल में देखोगे टाइम इनफाइनाइट में दे रखा है ना, इनफाइनाइट तक जाते जाते, और यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है एक ए की जगह पर या एक्स की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है वॉल्यूम में दे रखी है ना, कि 6.30 इवॉल्व हो रहा है, फिर 8.90 इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे O2 जो गैस निकल रही है वो तेजी से निकलती चली जा रही है ना। तो ये जो अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं तो फॉर्मूला इसकी जगह पर ये पुट होगा, मतलब अब ए की जगह पर मान लो V इनफाइनाइट, वॉल्यूम एट द इनफाइनाइट टाइम, तो ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट द इनफाइनाइट टाइम, और एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, आपके जो टाइम पर 10 मिनट में 6.30 है, 15 मिनट में 8.95 है, ये जो वैल्यूज हैं ये हो गई एक्स। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या बन गया, V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। VT क्या है, ये जो वैल्यूज दे रखी है ये VT है। ये आप सॉरी ये VT की जगह पर लिखोगे 6.30, ये VT है ना 6.30 है ना, और टाइम की जगह पर लिखोगे, T की जगह लिखोगे 10 मिनट, V इनफाइनाइट की जगह पर लिखोगे 34.75, ये जो आ रहा 34.75, और VT की जगह पर लिखोगे 6.30। आप K की वैल्यू कैलकुलेट करिए, फिर आप नेक्स्ट फिर से करेंगे, अब T की जगह पर 15 मिनट पुट करिए और VT की जगह पर 8.995 पुट करिए, और V इनफाइनाइट पे तो वही रहेगा, पुट करिए, फिर इससे करिए। तो अब देखिए जो K की वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट सबकी कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। आप जैसे यहाँ पे कितनी 5 वैल्यूज दे रखी है, आप 5 की जगह पर 1 2 3 तक निकाल लो, है ना, तो आप दिखा लो कि भी सबके लिए वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, 3 वैल्यू तक कर लो। चलो करो जल्दी से, करके दिखाओ आंसर कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, मेरा शायद नेटवर्क लॉस हो गया था, तो ये मैंने कहाँ तक बताया, कहाँ तक, मैं तो बोलती चली जा रही थी, देखा आप लोगों को कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कर रहे थे मैम, नहीं तो क्वेश्चन में कहाँ तक मैंने बता दिया था? करने के लिए बोला था ना, 2 वैल्यू निकालने के लिए, 2 3। हाँ, तो ये समझा दिया था मैंने, V इनफाइनाइट क्या है, हाँ VT यस मैम, क्या है।
मीन्स चलो पूरा हो करो चुका है। फिर। पूरा हो गया तो जरा मुझे बताओ कि क्या वैल्यूज आई, सबके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, सबके लिए निकालो। फॉर्मूला आपको यही वाला लगेगा। वी इनफाइनाइट की जगह पर 34.75 और वी टी की जगह पर एक बार 10 ले लो और एक बार 6.30 ले लो, एक बार 8.95 ले लो, एक बार 11.40 ले लो और टी की जगह पर 10, 15, 20। कर रहे हैं? हम्म, कर रहे हैं। हाँ तो K1 की वैल्यू फॉर 10 मिनट्स कितनी आई? अगर सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज फर्स्ट नहीं है ये। सेकंड में पुट करते हैं, फिर जीरो में पुट करते हैं वैल्यू। हम पहले वाले के लिए 0.0 बना रहे। 0.01997 पूरा निकालो बेटा, क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू मैम 0.018। 0.0988 और 25 वाले के लिए आ रही है 0.01967। निकालो तो तीन निकालो, 10, 15, 20 तक के निकालो बस। ये तीन वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, बस ठीक है, फोर्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 10 मिनट्स की कितनी आई है? 0.01997। 10 वाले की आई है मैम 0.01988। 0.01997 आ रही है 10 मिनट्स के लिए। मैम मेरा 0.018 आ रहा है। 0.018 कैसे देगा? 0.018 कैसे देगा? 8 के बाद भी कुछ और आ रहा होगा ना? 5 डिजिट तक आ रही है। मैम 8 के बाद 2 आ रहा है। यस मैम। अच्छा, और 15 के लिए कितना आ रहा है? मैं भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने 10 के लिए लिखा होगा 2.303 अपॉन 10 लॉग 34.75 अपॉन 28.45, यही लिखा है ना? यस मैम। यस मैम। इसकी वैल्यू वैसे तो 0.01997 आ रही है। और 15 मिनट्स के लिए आपने लिखा 2.303 अपॉन 15 लॉग 34.75 अपॉन 25.85, कितना आया? 0.0217। लॉग की प्रॉपर्टी ना लगा करके डिवाइड करके निकालो बेटा। 34.75 को 25.85 से डिवाइड करो और फिर निकालो। तो क्या आ रहा है आपका? 0.01985 आ रहा होगा। 0.01985। मैम 0.00198। हाँ, और 20 मिनट्स के लिए कितना आ रहा है? मैम निकाल लें मैम।
आप लोग डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक निकालो तब, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो वेरिएशन तो बहुत ही जरा सा कहीं पर होगा। इसलिए दिखाने के लिए आपको ये 5 डिजिट्स तक निकालोगे तो दिखा पाओगे कि हाँ वेरिएशन बहुत ही जरा सा हो रहा है, कोई सब ऑलमोस्ट वैल्यू जो है कांस्टेंट ही है। मैम 20 50 आ रहा है 0.197। किसके लिए? 15 के लिए जीरो 0.985 आ रहा था। चलो ठीक है, जो भी वैल्यूज तुम लोग की आ रही है ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है ना सबकी। मैम 0.01875। किसके? 15 मिनट्स के लिए? मैम 20 के लिए 0.019875। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब ये देखो जो वैल्यूज अब आ रही है ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है ना, तो अब आप इसके आगे लाइन क्या लिखते हो उसमें क्वेश्चन में? सिंस द वैल्यू ऑफ k comes out to be nearly constant, the given reaction is of first order. Since the value of k comes out to be nearly constant, given reaction is of first order. ये बात प्रूफ हो गई। अभी उन्होंने ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करो, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू निकाल दो और आ जाएगा। एवरेज वैल्यू इसमें आ रही है कि 0.01989 पर मिनट। और एक बात ध्यान और रखेंगे बच्चों, यूनिट जरूर लिखेंगे, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। आप जो भी के की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, अब मिनट इनवर्स में वैल्यूज आएंगी, तो मिनट इनवर्स में निकाल दीजिए, क्योंकि रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो आप उनका एवरेज निकाल के बता दो। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.01989 मिनट इनवर्स। हो सकता है कि आप लोगों का जो आंसर है मेरे आंसर से थोड़ा सा वेरी कर रहा हो, इट डजंट मैटर, ये कि वैल्यू आपकी सबकी कांस्टेंट ही आ रही होंगी। ये प्रूफ हो गया कि भाई हाँ, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर इन्हीं वैल्यूज को अगर आपने सेकेंड ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट कर दिया होता तो आपकी वैल्यूज कांस्टेंट आती ही नहीं, तो आप समझ जाते कि भाई ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो ये आपका बच्चों हो गया यहाँ पर हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इंटीग्रेशन मेथड और बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ये इसके में यही लिखा हुआ है, के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो मतलब आपने जिस फॉर्मूले में पुट करा वो सही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो रही है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। तो हाफ लाइफ पीरियड मेथड भी बहुत इजी है, क्योंकि आपको एक बात पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है ना। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, and for the first order reaction it is independent of initial concentration of A। और second order reaction के लिए क्या होता है, it is inversely proportional to the initial concentration of the reactant। ये तीन आपको बिल्कुल ये याद होने चाहिए कि A हाफ लाइफ क्या है, A के प्रोपोर्शनल है, जीरो के केस में फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो उसके बाद एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहाँ से आ गया हमारा, टी हाफ टी डैश हाफ इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, पावर है n-1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये हम इसका लॉग लेके निकालेंगे, कैसे आया वो हम नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, नोट्स मैंने आप लोग को शेयर कर रखे हैं, इसमें तुम लोग पढ़ लेना ये चीज़। और अभी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड।
एंड द हाफ लाइफ मेथड हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। बस आप ये चीजें तीनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ते हैं। ओके क्लास, ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है? नो मैम। तो चलिए, हैव अ नाइस डे बच्चों, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना अटेंडेंस का। ओके क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.